नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में पेंशनरों को एरियर के साथ पेंशन जारी, सरकार ने खातों में डाली पेंशन। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के करीब 30,000 पेंशनरों को बुधवार को सितंबर की पेंशन के साथ पिछला एरियर भी मिल गया। इसके अलावा प्रदेश के करीब 1.5 लाख पेंशनरों के खातों में भी पेंशन आ गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सितंबर महीने का वेतन 1 अक्टूबर को जारी किया था, जबकि पेंशन 9 अक्टूबर को देने की बात की थी। इसके पीछे की वजह हर महीने लिए जा रहे कर्ज पर 3 करोड़ रुपए के ब्याज की बचत बताई गई। बता दें कि 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान के लागू होने के साथ पेंशन वितरण प्रणाली में संशोधन होने पर कर्मचारियों और पेंशनरों का एरियर देने को है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में 15 अगस्त को यह घोषणा की थी कि 75 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनरों को शेष बचे एरियर का 50% चुकता कर दिया जाएगा। फिलहाल नहीं मिल पाएगी पेंशन, निगम के पास पैसा नहीं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनरों की जेब इस महीने खाली रह गई है। बुधवार को प्रदेश सरकार के सभी पेंशनरों को तो पेंशन डाल दी गई, मगर एचआरटीसी के पेंशनरों को पेंशन नहीं आई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निगम के पास पैसा नहीं है। इस महीने एचआरटीसी को सरकार से जो पैसा आना चाहिए था वो पूरी तरह से नहीं मिल पाया। बता दें कि अब कम राशि मिलने पर केवल वेतन का ही खर्चा निकल पाया है और निगम ने अपने कर्मचारियों को वेतन की अदायगी पहले ही कर दी है। बता दें कि राज्य सरकार ने सभी पेंशनरों को 9 तारीख को पेंशन देने का निर्णय लिया था, मगर एचआरटीसी के पास 9 तारीख को भी पैसा नहीं है। वहीं निगम ने सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उनसे आग्रह किया है कि 15 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाए ताकि वो अपने पेंशनरों की देनदारी को दे सके। बता दें कि इस महीने सरकार ने एचआरटीसी को सिर्फ 55 करोड़ रुपए की राशि ही दी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए उसके कर्मचारियों को वेतन में लग जाते हैं। वहीं निगम के जो 7,000 पेंशनर, उनको पेंशन के लिए 20 करोड़ रुपए मासिक चाहिए, क्योंकि निगम के पास जो पैसा था और उसने जो कमाई पिछले महीने की है उसे टायर का खर्चा, तेल का खर्चा और स्पेयर पार्ट आदि का खर्चा हो गया, जिस वजह से उसके पास पैसा नहीं बचा। ऐसे में पेंशनरों को अब पेंशन देने के लाले पड़ गए हैं। दिसंबर 2028 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और बैठक में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिड डे मील, मुफ्त राशन योजना, पीएम पोषण योजना, आईसीडीए आकांक्षी की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि इसका पूरा खर्च 17,082 करोड़ रुपये आएगा, जो केंद्र सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार इन क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 4406 करोड़ रुपये खर्चा किया जाएगा। बता दें कि इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि एनएमएचसी के विकास को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है। छुट्टियों के बीच मरीजों को नहीं होगी परेशानी, 11 अक्टूबर को भी खुला रहेगा आईजीएमसी, लगेगी ओपीडी। जी हां, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल 11 अक्टूबर को भी खुला रहेगा। वह शुक्रवार को 11 अक्टूबर को नवमी या दशहरा उत्सव के लिए स्थानीय अवकाश होता है, पर मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसलिए 11 अक्टूबर को आईजीएमसी अस्पताल में ओपीडी सुविधा दी जाएगी। बता दें कि 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक लगातार 3 छुट्टियों के दौरान चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्णय अस्पताल प्रशासन द्वारा लिया गया। 12 अक्टूबर को सामान्य अवकाश है और 13 अक्टूबर को रविवार है। फिर भी 11 अक्टूबर को अस्पताल में नियमित रूप से कामकाज और ओपीडी सुविधा जारी रहेगी। आयुष्मान कार्ड फ्रॉड प्रकरण में आरोपियों को समन भेजेगी ईडी। ईडी फर्जी आयुष्मान कार्ड से करोड़ों के फ्रॉड मामले में ईडी आरोपियों को समन भेजने की तैयारी में है। आयुष्मान फ्रॉड मामले में निजी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही है। बता दें कि ईडी पता लगा रही है कि जिन रोगियों का निजी अस्पतालों में क्लेम लिया है उनका इलाज हुआ भी है या फिर फर्जी बिल बनाए गए। ईडी की टीम प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। शुरुआत में ईडी ने
ने ऊना के एक निजी अस्पताल से आयुष्मान फ्रॉड मामले की जांच शुरू की थी। उसके बाद मामले की कड़ियां प्रदेश के अन्य निजी अस्पतालों से जुड़ती चली गई। ईडी स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड से निजी अस्पतालों की बैलेंस शीट्स को क्रॉस मैच कर रही है। ईडी की इस कार्रवाई से आने वाले समय में निजी अस्पतालों की दिक्कतें बढ़ सकती है। ईडी आयुष्मान घोटाले के ऑडिट में निजी अस्पतालों की बैलेंस शीट से सहित बैंक खातों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। इसके अलावा ईडी ने निजी अस्पतालों द्वारा किए गए मरीजों के क्लेम की भी जांच कर रही है। संजौली मस्जिद विवाद में नया अपडेट, 11 अक्टूबर को सौंप दी जाएगी मस्जिद गिराने के आदेश की कॉपी। जी, हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद थमने को नाम नहीं ले रहा है। मैं इस बीच प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें गिराने के लिखित आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। वह सोमवार देर शाम हस्ताक्षरित आदेश की प्रतियां सभी पार्टियों को शुक्रवार तक भेजी जा सकती है। क्रॉस वोटिंग मामले में शिमला पुलिस ने गुरुग्राम की हेली कंपनी के अधिकारी से की पूछताछ, रिकॉर्ड तलब। जी हां, हिमाचल प्रदेश में बीते राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग मामले में कथित खरीद फरोख्त और सरकार को गिराने की साजिश रचने के मामले में शिमला पुलिस ने उन हेलीकॉप्टर कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिनमें क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों ने हवाई यात्रा की थी। पुलिस ने एक हेलीकॉप्टर कंपनी के अधिकारी को शिमला तलब कर उससे विधायकों की हवाई यात्राओं का ब्यौरा लिया। कंपनी के अधिकारी ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की हवाई यात्रा से जुड़ा रिकॉर्ड एसआईटी को मुहैया कराया है। बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी के अधिकारी से हुई पूछताछ में शिमला पुलिस की एसआईटी को अहम जानकारी मिली है। मैं इसके आधार पर एसआईटी अब अगली कार्रवाई में जुट गई है। मैं एसआईटी यह पता लगा रही है कि तत्कालीन विधायकों की हवाई सेवा पर हुए भारी भरकम खर्चे की अदायगी किस व्यक्ति ने की है। मैं एसआईटी ने कंपनी के अधिकारी से यह भी पूछा है कि किसके कहने पर उन विधायकों के लिए हेलीकॉप्टर बुक किए गए थे। माना जा रहा है कि एसआईटी जल्द इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। विधायक कैप्टन रंजीत पर सगे भाई ने लगाई प्रताड़ना के आरोप, थाने में शिकायत, पुलिस से सुरक्षा मांगी। जी हां, विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत सिंह राणा के छोटे भाई ने गंभीर आरोप लगाए। पुलिस थाना सुजानपुर में इस सिलसिले में शिकायत दी गई है। बता दें कि विधायक के छोटे भाई रमेश चंद ने कहा है कि कई वर्षों से बड़ा भाई उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। विधायक से उनके परिवार को जान का खतरा है। रमेश चंद ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे बेटा सुजानपुर महाविद्यालय में पढ़ता है, उसकी जान को भी खतरा है। मौजूदा समय में विधायक के परिवार के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर भविष्य में मेरे परिवार और मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके जिम्मेदार स्थानीय विधायक और उनके साथ चलने वाले लोग होंगे। मैं सुजानपुर थाना में भी शिकायत पत्र दिया है। विधायक कैप्टन रंजीत सिंह राणा ने कहा कि आरोप पूरी तरह से निराधार है। अगर रमेश चंद के पास इस शिकायत के कोई भी सबूत है तो वो उन्हें प्रस्तुत करें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, जनता पर टैक्स लगाने के लिए नए पैंतरे लगा रहे हैं सीएम सुक्कू। जी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्कू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार फिजूल खर्ची कम करने के बजाय जनता पर हर रोज नया टैक्स थोप रही है। वह सरकार रोजाना नए पैंतरे लगाकर जनता पर टैक्स का बोझ डाल रही है। वह जयराम बुधवार को बाली चौकी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार बिना सोचे मनमाने फैसले ले रही है। इससे पहाड़ी राज्य की पूरे देश में जग हंसाई हो रही है। वह सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन का खामियाजा हर वर्ग को झेलना पड़ रहा है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार केवल केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से चल रही है। स्कूल प्रवक्ता वाणिज्य भर्ती का परिणाम घोषित, 47 चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी। जी, हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में प्रवक्ता यानी कि स्कूल न्यू वाणिज्य के पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। में आयोग ने लिखित, वस्तुनिष्ठ और विषय योग्यता परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन में उनके प्रदर्शन के आधार पर योग्यता के क्रम में 47 उम्मीदवारों की सूची प्रवक्ता वाणिज्य पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित की है। अनुशंसित उम्मीदवारों की अंतिम नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उनके दस्तावेजों प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अधीन है। भर्ती परिणाम आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। बीआरसीसी के 282 पद भरने पर लगी रोक हटाने हाईकोर्ट जाएगी सरकार, जाने क्या है पूरा मामला। जी, हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर यानी कि बीआरसीसी के 282 पद भरने पर लगी रोक हटाने के लिए राज्य सरकार हाईकोर्ट जाएगी। मैं हाईकोर्ट ने नवंबर 2023 में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। मैं तब से ब्लॉक अधिकारी ही बीआरसीसी का काम संभाल रहे हैं। मैं राज्य सरकार ने बीते साल भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया था। इसको लेकर कुछ शिक्षक हाईकोर्ट चले गए। बता दें कि अब राज्य सरकार ने भर्ती शुरू
करने के लिए हाईकोर्ट जाकर कई विकल्पों के साथ अपना पक्ष रखने की योजना बनाई है। वह दशहरे के अवकाश के बाद हाईकोर्ट खुलते ही सरकार कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सरकार ने बीआरसीसी के भर्ती नियमों में बदलाव किया है। बीआरसीसी की नियुक्ति 5 साल के लिए करने का सरकार ने नया प्रावधान किया है। पूर्व में 3 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। 50% नियुक्तियां जेबीटी और 25% टीजीटी व प्रवक्ता कैडर से करने का फैसला लिया गया। लिखित परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी ने साक्षात्कार के माध्यम से चयन करना है। प्रवक्ताओं को पहली बार इस भर्ती में शामिल किया गया। 15 वर्ष से कम शैक्षणिक अनुभव वाले शिक्षक इन नियुक्तियों के लिए पात्र नहीं माने गए हैं। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को चुना लगा रहे सातिर ऐसे बचे। जी हिमाचल में डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ने लगे। वह साइबर ठगों के निशाने पर अब हिमाचल के सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी हैं। वह सातिर डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को झांसे में ले रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया समेत अन्य माध्यमों से सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी जुटाकर उन्हें अपने जाल में सातिर फंसाने में लगे हुए हैं। वह जरा सी लापरवाही सातिरों के झांसे में आए लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। बता दें कि उधर साइबर पुलिस थाना मंडी मध्य खंड एएसपी मनमोहन सिंह ने बताया कि जागरूकता के माध्यम से किसी भी प्रकार की ठगी से बचा जा सकता है। वह सातिर किस तरह लोगों की व्यक्तिगत जानकारी जुटा रहे हैं, वह यह सातिर की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकता है। बता दें कि इन मामलों में गहनता से जांच जारी है। मैं हाल ही में मंडी साइबर पुलिस थाना में हमीरपुर जिले के एक सेवानिवृत्त अधिकारी से करीब 73 लाख रुपए की ठगी डिजिटल अरेस्ट दिखाकर की गई है। संजौली मस्जिद पर आए फैसले को चुनौती देगी मुस्लिम संस्था कमेटी का इनकार। जी हां, राजधानी की संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलें गिराए जाने के नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेश को अब चुनौती देने की तैयारी है। मैं ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इन आदेशों को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। बालूगंज मस्जिद में बुधवार को संस्था के नेताओं ने इस संबंध में बैठक की। वहीं मस्जिद कमेटी ने आयुक्त कोर्ट के आदेश को चुनौती देने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। सीएम सुक्खू बोले नेता प्रतिपक्ष झूठ के सबसे बड़े सौदागर, झूठ बोलने पर पीएचडी की है। जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जुबानी हमला बोला है। वह टॉयलेट टैक्स मामले पर जयराम के बयान पर पलटवार करते हुए सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष झूठ के सबसे बड़े सौदागर हैं। वह नए नए नाम खोजते रहते हैं, वह जैसे कि झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है। वह इसलिए भाजपा का नाम बड़ी झूठी पार्टी होना चाहिए। वह कभी टॉयलेट टैक्स की बात करते हैं, कभी खेल टैक्स। अब सबसे बड़े झूठे पर झूठ का टैक्स लगाना चाहिए। वह सबसे ज्यादा झूठ अगर किसी ने बोला है तो नेता प्रतिपक्ष ने बोला है। शिमला में लगातार 3 दिन तक सरकारी छुट्टी चाहने स्कूलों के साथ क्या रहने वाला है बंद। जी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार 3 दिन तक छुट्टियां रहने वाली है। 12 अक्टूबर को दशहरा और 13 अक्टूबर को रविवार की तो पहले से ही छुट्टी है, लेकिन 11 अक्टूबर को भी शिमला में महाअष्टमी के मौके पर स्थानीय छुट्टी घोषित की गई है। बता दें कि इस संबंध में 28 फरवरी 2024 को पहले ही मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किए गए। ऐसे में आने वाले शुक्रवार, शनिवार और रविवार को शिमला में छुट्टी रहेगी। 11 अक्टूबर को घोषित की गई छुट्टी नगर निगम शिमला के इलाके में ही रहने वाली है। आतंकियों ने 2 सैन्य जवानों का किया अपहरण, एक चकमा देकर सुरक्षित निकला, दूसरे का गोलियों से छलनी शव मिला। जी हां, जम्मू कश्मीर में चुनाव नतीजों से बौखलाए आतंकियों ने 2 सैन्य जवानों का अपहरण कर लिया है। यह अपहरण दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के सांगस और कोकरनाग के जंगलों से किया गया। जिस व्यक्ति टेरिटोरियल आर्मी के 2 जवान गश्त कर रहे थे, इसमें से एक जवान बाद में जख्मी हालत में आतंकियों के चुंगल से बच पाने में सफल रहा, लेकिन दूसरे जवान का गोलियों से छलनी शव मिला है। हालांकि उसे छुड़वाने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने प्रादेशिक सेना के 2 जवानों का अपहरण किया, जिसमें से एक बचने में सफल रहा, जबकि दूसरे को आतंकी ले गए थे, उसकी हत्या कर दी गई है। इससे पहले आज इस बात की जानकारी दी गई थी कि अपहरित जवान को छुड़ाने के लिए अभियान चलाया गया, लेकिन बाद में उसका शव बरामद हुआ।
सोलन के कंडा घाट में पलटी उत्तराखंड की बस, 23 यात्री घायल, 6 गंभीर। जी शिमला से उत्तराखंड के टनकपुर जा रही एक बस बुधवार को सोलन जिला के कंडा घाट में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में 23 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इनमें 6 यात्रियों को गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही कंडा घाट पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को कंडा घाट अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर रूप से घायल कुछ यात्रियों को IGMC शिमला रेफर किया गया, जबकि कुछ यात्रियों को कंडा घाट से सोलन अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी इलाज चल रही है। जाखू मंदिर में मुस्लिम कारीगर बना रहे 45 फीट ऊंचा रावण का पुतला। जी हाँ, राजधानी शिमला के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर जाखू में दशहरे के मौके पर रावण के 45 फीट ऊंचे पुतले का दहन होगा। वहीं मेघनाथ का 40 और कुंभकर्ण का 35 फुट ऊंचा पुतला होगा। इससे पहले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र आतिशबाजी रहेगी। खास बात यह है कि इस हिंदू पर्व के लिए यूपी के मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले कारीगर शाहनवाज द्वारा पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से मंदिर में दशहरे की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जाखू मंदिर को रंग रोगन कर सजाया जा रहा है। इसके साथ ही गेंदे के फूलों से मंदिर की भव्य सजावट की जाएगी। दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दशहरा के मौके पर सुबह 4 बजे मंदिर कपाट खुल जाएंगे। पूजा अर्चना के बाद हवन होगा। सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए भंडारा लगाया जाएगा। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। शाम 5:30 बजे पूजा अर्चना के बाद रावण दहन होगा। जूनियर ड्राफ्ट्समैन की बचवाइज भर्ती 15 को कॉल लेटर जारी। जी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि जूनियर ड्राफ्ट्समैन यानी कि जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल की अनुबंध आधार पर बैचवाइज भर्ती के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। अभ्यर्थी पात्रता के लिए अनिवार्य दस्तावेजों के साथ 15 अक्टूबर 2024 को लोक निर्माण विभाग के कार्यालय निर्माण भवन HPPWD निगम बिहार शिमला 2 में पहुंचे। दिवाली पर कर्मचारियों को DA का तोहफा दे सकती है सुक्खू सरकार, कैबिनेट बैठक में मिलेगी मंजूरी। जी मंत्रिमंडल की बैठक 22 अक्टूबर को होगी। प्रदेश सचिवालय में CM की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में दिवाली से पहले कर्मचारियों को DA की किस्त देने पर चर्चा हो सकती है। प्रदेश के देहरा में आयोजित हुए राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में DA और छठे वेतनमान का संशोधित एरियर जारी करने की घोषणा न होने से 2.25 लाख कर्मचारी और 2.25 लाख पेंशनर्स सरकार से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट की बैठक में DA की किस्त जारी करने को हरी झंडी मिल सकती है। बता दें कि इसी तरह से खजाने की वित्तीय सेहत को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी, ताकि लोगों को दी गई गारंटी को लागू किया जा सके। कैबिनेट बैठक के अगले दिन CM सुक्खू 23 अक्टूबर को दिल्ली जाएंगे। उनका पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। हरियाणा में 2 और 3 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के बाद CM सुक्खू दिल्ली गए थे। उस दौरान उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें हिमाचल में पार्टी संगठन खाली पड़े मंत्री पद को भरने और निगमों और बोर्डों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की ताजपोशी को लेकर चर्चा की थी। बिलासपुर किरतपुर नेरचौक पर धड़ाधड़ कट रहे चालान, आप भी न करें ये गलतियां। जी हां, किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर लगाए गए ITMS कैमरों की निगाहों से नहीं बच सकते। बता दें कि आधुनिक तकनीक से लैस ITMS यानी कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान करता है। बिलासपुर पुलिस की ओर से मिले आंकड़ों की बात करें तो इस साल जनवरी से सितंबर माह तक किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर बिलासपुर जिले में कुल 29,479 ओवर स्पीड वाहनों के चालान हो चुके हैं और पुलिस ने लाखों रुपए का जुर्माना भी वसूला है। बता दें कि बीते सितंबर महीने में ITMS से 9133 चालान ओवर स्पीड के हो चुके हैं। किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर गाड़ी की अधिकतर स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। ऐसे में अगर कोई भी वाहन चालक इस स्पीड से अधिक गाड़ी चलाता है तो उसका ITMS से अपने आप ही चालान कट रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस ITMS कैमरों की मदद से बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग के ऑटोमेटिक तरीके से चालान कट रहे हैं। कुल्लू, भुंतर और मनाली में लगेगी धारा 163, हथियार रखने पर रहेगी पाबंदी। जी ढालपुर मैदान में 13 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे की शुरुआत होगी। कुल्लू दशहरा में देश विदेश से लोग शामिल होते हैं। जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए अब मैदान सजना शुरू हो गया। इसके अलावा बाहरी राज्य से भी व्यापारी यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन की ओर से इस बार 5 डोम लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी माल रोड सहित अन्य जगहों पर दुकान सजाने का काम लगातार जारी है।
बता दें कि इस दौरान कुल्लू में भारी भीड़ देखने को मिलती है। वहीं जिला दंडाधिकारी तोरुल एस रविश ने बताया कि जिले में इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के उपलक्ष्य पर भारी संख्या में देवी देवताओं एवं लोग यहां एकत्रित होंगे। मैं जिसे देखते हुए यहां असामाजिक तत्वों और सार्वजनिक शांति में बाधा पहुंचाने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा जिले में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का प्रयास किया जा सकता है। मैं जिला दंडाधिकारी ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए। मैं पुलिस, अर्धसैनिक एवं सैन्य बलों के अलावा अन्य किसी को भी पुलिस स्टेशन कुल्लू, भुंतर व मनाली क्षेत्रों में 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक दशहरा पर्व के दौरान किसी प्रकार का हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। मैं प्रत्येक चयनित प्रतिनिधि, नगर परिषद कुल्लू के सदस्यों, नगर पंचायत भुंतर, मनाली, समस्त पंचायत प्रधान, उप प्रधान एवं चौकीदारों एवं गृह स्वामियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह हथियार सहित कुल्लू जिला में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर विदेशी लोगों, प्रवासी कामगारों तथा संदिग्ध लोगों की सूचना अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानून अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। 16,580 फीट की ऊंचाई पर सिंकुला दर्रा में हट स्थापित एमएलए अनुराधा राणा ने की उद्घाटन। ट्रैकर्स व पेट्रोलिंग टीम को मिलेगी सुविधा। जी हां, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के सिंकुला दर्रा में 16,580 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकर्स और पेट्रोलिंग टीम के ठहरने के लिए वन विभाग द्वारा हट स्थापित किया गया। विधायक अनुराधा राणा ने इस हट का उद्घाटन किया है। 12 लाख की लागत से इस हट का निर्माण किया गया है। दिल्ली सीएम का आवास सील, आतिशी का सामान निकाला बाहर, शीश महल के अंदर की तस्वीरें देखिए। दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया गया। लोक निर्माण विभाग ने बुधवार को सरकारी आवास में अवैध निर्माण और आवास खाली करने की प्रक्रिया ठीक से पूरी नहीं करने पर यह कार्रवाई की है। सरकारी आवास के मेन गेट पर 2 ताले भी लगा दिए गए। वहीं सतर्कता विभाग ने भी अधिकारी प्रवेश रंजन झा सहित 3 अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। बम की धमकी के बावजूद 3 घंटे तक उड़ता रहा विमान। लंदन से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट। जी हां, राजधानी दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर बुधवार को लंदन से दिल्ली आ रही विमान में बम होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल बुधवार सुबह 8:45 बजे के आसपास एक कॉल IGI एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिली, जिसमें लंदन से दिल्ली आ रही इस तरह की एक फ्लाइट में बम होने की जानकारी मिली। कॉलर ने बताया कि फ्लाइट के शौचालय में एक नोट मिला, जिसमें लिखा है कि इस उड़ान पर बम फेंको। हालांकि विमान इस सूचना के 3 घंटे बाद तक अपना उड़ान भरता रहा और दोपहर 11:15 बजे दिल्ली में सुरक्षित लैंड किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री से तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने की यह बड़ी बात। जी हां, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से हिमाचल प्रदेश में पावर प्रोजेक्टों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट के दौरान यह आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित होने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने अनेक नवाचार कदम उठाए हैं और सरकार जल विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने पर विशेष बल दे रही है। इसके उपरांत उन्होंने बेंगलुरु में कर्नाटक के कौशल विकास मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर MC सुधाकर से भेंट की। धर्मानी ने मंत्रियों के साथ कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा में नव आयाम स्थापित करने की दिशा में विभिन्न नवाचार प्रयासों पर चर्चा की। अब 5 आवेदन आने पर भी HPU में चलेंगे एड ऑन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शुरू हुए नए एड ऑन शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में अब 5 आवेदन आने पर भी उक्त कोर्स संचालित किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको लेकर निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शुरू किए गए 25 एड ऑन शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में से कई कोर्सेज में प्रवेश के लिए आवेदन कम संख्या में आए। इसको देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित कोर्स संचालित करने के लिए विद्यार्थियों के प्रवेश की न्यूनतम संख्या 10 से कम कर 5 कर दिए। पूर्व में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षणिक विभागों की इन कोर्सेज को शुरू करने के लिए कम से कम 10 विद्यार्थियों के प्रवेश लेने की शर्त निर्धारित की थी। लेकिन बीते दिनों पूर्व प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ कोर्सेज में तो 5 से भी कम आवेदन प्रवेश के लिए आए थे।
कानूनी सहायता चाहिए तो करें एक कॉल, नालसा ने जारी किया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। जो समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा द्वारा निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह जानकारी सहायक आयुक्त ओना और वरिंद्र शर्मा ने देते हुए बताया कि नालसा द्वारा कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री की हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया। मैं इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहता है कॉल करके निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है। मैं साथ ही नालसा पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नालसा का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सके और न्याय प्रक्रिया में सहभागिता कर सके। हिमाचल में सेब सहित अन्य फलों पर कितना बड़ा दायरा, सरकार करवाएगी सर्वे। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सेब सहित अन्य फलों का दायरा यानी क्षेत्र कितना बड़ा है, मैं इसको लेकर प्रदेश सरकार सर्वे करवाएगी। मैं इस दौरान सभी फलों के उत्पादन के घटने या बढ़ने के कारणों का भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। मैं सर्वे रिपोर्ट आने के बाद इसको लेकर योजना तैयार की जाएगी। बता दें कि राज्य में बागवानी विभाग हर वर्ष करीब 2 लाख पौधे बागवानों को मुहैया करवाता है। मैं बागवानी विश्वविद्यालय भी बागवानों को सेब व अन्य फलों के पौधे मुहैया करवाता है। मैं इसके अलावा बागवान निजी नर्सरियों से भी सेब व अन्य फलों के पौधे खरीदते हैं। ऐसे में अनुमान है कि प्रदेश में हर वर्ष 6 से 7 लाख पौधे सेब व अन्य फलों के लगाए जाते हैं। मैं इसमें 70 से 80% सेब के पौधे हैं। मैं उसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों से सेब की पैदावार लगातार घटती जा रही है। HRTC कर्मियों के आंदोलन में पेंशनर्स भी देंगे साथ। जी हां, HRTC कर्मचारियों के 14 अक्टूबर से निगम प्रबंधन के खिलाफ शुरू किए जा रहे आंदोलन में निगम पेंशनर्स भी पूरा साथ देंगे और कंधे से कंधा मिलाकर प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन में खड़े होंगे। वे पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन ने निगम के कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए शुरू किए गए आंदोलन का पूर्ण समर्थन करने का निर्णय लिया है। बता दें कि राज्य अध्यक्ष KC चौहान, प्रधान राजेंद्र ठाकुर, राज्य उपाध्यक्ष दयाल सिंह कंवर और कोषा अध्यक्ष सोहनलाल चौहान, प्रेस सचिव देवेंद्र चौहान शिमला ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन कर्मचारियों व पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बारे में उदासीन है तथा बार बार मांग पत्र व रोष प्रदर्शन करने के बावजूद किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।